राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक रिक्शा वाले की बहुत ही अच्छी कहानी। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आज हम आपको एक रिक्शे वाले की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक रिक्शा वाला था। वह दिन रात रिक्शा चलाता और अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन उसे दारू पीने की भी बहुत लत थी। जो कमाता उससे आधा वह दारू में उड़ा देता था। एक दिन वह दारू पीकर, और एक दीवार थी ऊंची सी, उसके पास झाड़ियां फैली हुई थी, उधर दारू पीकर अपने आराम से रिक्शे के ऊपर पड़ा था कि इस तरफ कोई ज्यादा आता जाता नहीं था, इसलिए रिक्शा वाला आराम से सो सकता था। रात के करीब यही कोई 10 बजे होंगे। कुछ भारी सी चीज अचानक से गिरी तो रिक्शा वाला चौंक कर बैठ गया और गालियां बकने लगा, क्योंकि उसने जो उसकी नींद में खलल पड़ गया था और जो दारू के वो नशे में था। गालियां देने लगा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा, थोड़ी देर में दीवार के उस पार से कुछ बोरे फेंके जा रहे थे। हल्की सी रोशनी में उसे कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था। वो झाड़ियों में घुस गया, यह देखने की इन बोरों को यहाँ क्यों गिराया जा रहा है, क्योंकि बोरों को देखकर उसका माथा ठनक गया था। उसने एक बोरे को टटोल कर देखा। पहले तो उसे कुछ शक हुआ, फिर ध्यान से देखने पर और छूने के बाद उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि उन बोरों में क्या है। वह बेहोश होते होते बचा और कहने लगा, हे भगवान, मान गया हूं, तू है। आज तो मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है। कि कौन बोलता है कि भगवान नहीं है? भगवान है। और आज के बाद उसे मैं 2 जूता लगाऊंगा जो यह बोलेगा कि भगवान नहीं है। और उसने झटपट 2 बोरे रिक्शे पर लाद लिए और अपने घर पहुंच गया। जब वह अपने बीवी बच्चों के पास पहुंचा तो रिक्शा वाले ने जिस दीवार के पास सो रहा था, वह दीवार एक विधायक जी के अड्डे की 4 दीवारी का पिछला हिस्सा था। उनको रात में गुप्त सूचना मिली थी कि आधे घंटे के अंदर वहां आयकर विभाग और निगरानी विभाग का छापा पड़ने वाला है। चुनाव का समय था, इसलिए भर भर कर नोटों की गड्डियां रखी गई थी। खबर मिलते ही उन्होंने जल्दबाजी में नोटों से भरी सारी जो गड्डियां बोरों में भर दी और उसे कोठी के पीछे उस गंदी सी जगह पर जहां झाड़ियां घनी थी और अंधेरा भी था फिकवा दिया कि इस तरफ कोई आता भी नहीं है और पैसा भी सुरक्षित रहेगा। इस अपार धन को देखकर रिक्शे वाले के बाल बच्चों के तो होश ही उड़ गए। वो पूछने लगे अपने पिता से कि ये सब क्या है। बेचारे बच्चे तो खुशी के मारे पागल होते होते बचे। उसकी बीवी को भी आज पहली बार अपने बेवड़े पति को देखकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था, और उसके बेटे रिक्शे वाले के अपने बाप की किस्मत का लोहा मान रहे थे। इस खुशी के माहौल में उन्हें सदमे से बाहर आते ही जो रिक्शे वाले की बीवी और बच्चे जमीन पर लेटकर भगवान का आभार प्रकट करने लगे। वो तो बस यह सोच रहे थे कि कैसे भगवान ने हमें छप्पर फाड़ कर धन दिया है, और दूसरों की आराम से जिंदगी जीते हुए देखकर उसकी पत्नी रिक्शे वाले की कितनी बार भगवान को कोसती थी। रिक्शा वाले की बीवी मनी मन भगवान से अपने कड़वे वचनों के लिए क्षमा मांगने लगी। अब उसकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन यह भगवान का शुक्र ज्यादा देर तक वह नहीं मना पाई, क्योंकि वह तो नोटों की गड्डियां देखकर उसका तो मन विचलित होने लगा था। वह तो अपने सभी सुख और भोग विलास के बारे में सोचकर, जिनकी उसे कितने दिनों से लालसा थी, जिसे देखकर वह औरों को देखकर भगवान को कोसती थी कि भगवान ने हमारी किस्मत कैसी लिखी है, अब वह तो उसके बारे में सोचने लगी। उसे तो रेशमी साड़ियाँ, सोने चांदी के जेवरात और पक्का बढ़िया सा आलीशान मकान, कालीन, बड़े बड़े बिस्तर, सोफा, जिसकी उसके आगे आंखों के आगे नाचने लगे। उधर रिक्शा वाले के दोनों बेटे भी रंगीन सपने बुनने में लगे हुए थे।
वे सोच रहे थे अब दिखाएंगे उस कलुआ को, इंग्लिश दारू पीकर मुंह सुंघाता है, इतनी महंगी दारू पिलाएंगे कि जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना होगा। और वो जो है हरिया कहीं से एक खटारा मोटर गाड़ी का जुगाड़ क्या कर लिया, खुद को हीरो समझने लग गया है। उसने उसके सामने 3-3 बुलेट और कार खड़ी नहीं कर दी तो नाम बदल देना। रिक्शा चलाने वालों को ऑटो रिक्शा खरीद कर देंगे और कहेंगे लो भाई चलाओ और अपना पेट पालो, लेकिन महीने के 10,000 हमें देने पड़ेंगे। सौदा मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो निकलो। ऑटो रिक्शा चलाने के लिए लोग भरे पड़े हैं। यह धंधा जम जाएगा तो फिर क्या कहना। और जब पैसे होंगे तो लड़कियों की भी लाइन लग जाएगी। चमेली मुझे लड़कियों से घिरी देखकर जल भुन जाएगी और कांति तो मुझे दौड़ा दौड़ा कर चप्पल से मारेगी। कसम से पैसे आ गए तो क्या हुआ, शादी तो उसी से करेंगे। रिक्शे वाला अपने बीवी बच्चों की बचकानी बातों से बड़ा आनंदित हो रहा था। आखिर यह उसी की तो कृपा है कि वह पैसे लेकर कहीं दूर नहीं भाग कर गया। वह चाहता तो कहीं जाकर अकेले में मजे कर सकता था, लेकिन जिन्होंने जिनके साथ जिंदगी को बिताया है उन्हें भला वह कैसे छोड़ जाए। उसके नसीब के जोर से उसके परिवार वालों का सपना पूरा हो रहा था। इसलिए रिक्शे वाले के चेहरे पर खुशी देखकर और अपने परिवार को खुशी देखकर रिक्शे वाले को बड़ी संतुष्टि मिल रही थी और उसे सुख की अनुभूति हो रही थी। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव आ रहे थे, जैसे किसी पति के चेहरे पर पत्नी के हाथों से अपनी ऊपरी कमाई देते वक्त होता है। रिक्शा वाला धैर्यवान था, दुनिया के कड़वे अनुभवों से परिचित था। अपने बीवी बच्चों की बातों को उसने अनदेखा करके उनसे वो पैसे सुरक्षित ढंग से घर के अंदर एक खड्डा बनाकर गाड़ दिए और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे गोबर से लीप दिया। और उसकी पत्नी और बेटे वो पैसे खर्च करना चाहते थे, लेकिन रिक्शा वाला मना कर देता। यह उन्हें कुछ दिन रुकने को कहकर टालता रहा। इतने पैसे होते हुए भी रिक्शे वाले का परिवार गरीबी में जी रहा था। उन्हें गरीबी में जीना अब अखरने लगा था। रिक्शे वाला कहने लगा, हमें यूं अय्यासी करते देखकर लोगों को शक होगा, कहीं किसी ने बात बढ़ा दी और पुलिस आ गई तो सब गुड़ गोबर एक हो जाएगा। पैसे तो हाथ से जाएंगे ही, कहीं जेल में भी ना पिसना पड़ जाए। हर दिन इस विषय पर जो उसके परिवार में बहस होने लगी। एक दिन रिक्शे वाले ने उन्हें धीरज धरने को कहा और कुछ दिन बाद रिक्शा वाले ने अपनी खटिया उस खड्डे के ऊपर डाल दी और हमेशा वह वहीं पड़ा रहता। रिक्शा वाला अब काम पर कम ही जाता था, बिना दारू पिए जल्दी घर आ जाता और खाट पर पड़ा रहता। वह खुद को किसी खजाने के रक्षक से कम नहीं समझता था। उसके बीवी बच्चों को अब शक हुआ कि कहीं बुढ़े को पैसों से लगाव तो नहीं हो गया, इन पैसों में किसी ऊपरी हवा का कब्जा तो नहीं है। वे ललचाई नजरों से जो रिक्शे वाले की खाट के नीचे जमीन को देखते रहते। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया, सारे पैसे वहीं दबे पड़े थे। रिक्शा वाला ही जानता है कि कैसे उसने अपनी बीवी और बेटों को उस खड्डे से दूर रखा था और किस तरह हर दिन उसको यह राज सीने में दबाए रखने के लिए मनाता रहा था। इधर उसकी बीवी और बेटे ही जानते हैं कि किस तरह उन्होंने खुद को यह बात किसी से नहीं कहने के लिए रोके रखा था। वह मन में ठान चुका था। रिक्शा वाला साल भर उसने अकेले ही पूरी योजना बनाई थी कि कैसे क्या करना है जिससे किसी को कोई शक ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी पैसे की खपत करना। कोई पूछ ले कि इतना पैसा कहाँ से आया है भैया, तो उसका वाजिब और विश्वास होने लायक जवाब तैयार होना चाहिए। रिक्शा वाला बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। इस शहर में रहना अब उसे खतरे से खाली नहीं लग रहा था। यहाँ पकड़वाने का पूरा चांस था और लोग जानते भी थे और एक दूसरे उसे देखकर जलने वाले भी बहुत थे। वह दूसरी जगह बसने का इरादा करने लगा। एक दिन उसने बड़ी सावधानी से
वह खड्डा खोदा और एक बोरे में से आधे पैसे निकाले। ये पैसे उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देकर कहा कि वे यहाँ से एक दूसरे प्रदेश में जाएं, और किसी आदमी से रिक्शा वाले ने उन्हें मिलने को कहा। बच्चे कहने लगे, कौन है ये सूरज सिंह? तब उसकी पत्नी ने भी पूछा, बताइए कौन है ये? तब रिक्शा वाला कहने लगा, वह एक ठेकेदार है, वही हमें वहाँ एक बड़ा घर दिलाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले अपना रूप बदलना। तुम वहाँ जाकर अच्छे अच्छे कपड़े जूते लेना और किसी नामी होटल में ठहरना। 3-4 दिन बाद मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। कोई पूछे तो बता देना हम खानदानी रईस हैं, जमीन जायदाद बेचकर अब नए शहर में रहने के लिए आए हैं। रिक्शा वाले ने अपनी पत्नी और बच्चों को समझाया और कहा कि उनका दिमाग देखकर उसके बेटे भौचक्के रह गए कि पिताजी ने क्या उम्दा योजना बनाई है, क्योंकि उनका बाप सही है और उनका बाप है कि बड़े बेटे ने उससे कहा, क्योंकि उनका बाप जो उनके बारे में अच्छा ही सोचेगा। बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी अगर कोई पूछ ले नए शहर में क्यों बसने आ गए हो तो क्या कहेंगे? तब रिक्शे वाले ने कहा, कह देना हमारा एक जवान भाई आंखों के सामने गुजर गया, उसके बिना वो जगह अब जो मन नहीं लगता, बिल्कुल हमें उसकी याद बहुत आती है और कब्रिस्तान जैसी जगह लगती है। रिक्शा वाले ने जवाब दिया तो उसका बेटा कहने लगा, लेकिन पिताजी कांति का क्या होगा? उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। उसके छोटे बेटे की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बड़ा बेटा बोल उठा, अरे नहीं तो क्या, हम भी तो चमेली को छोड़कर नहीं जाएंगे, उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। और समझा इन दोनों को। रिक्शा वाला अपनी पत्नी से बोला, देख इन नालायकों को, और इन्हें समझा इन्हें बड़ा प्यार मोहब्बत का नशा चढ़ गया है। तो सच सच बताओ रे मूर्खों, कहीं तुम दोनों ने उन लड़कियों के आगे सब कुछ बोल तो नहीं दिया? तब जो रिक्शा वाले के बेटे बोले, नहीं कुछ नहीं बताया है, आप हमें इतना मूर्ख मत समझो। तब रिक्शा वाला बोला, तो फिर मूर्खों जैसी बातें भी मत करो, उनको साथ ले जाओगे तो बात बिगड़ सकती है बेटे। और दोनों में फिर कुछ कानाफूसी नहीं हुई। और रिक्शा वाला बोला, अगर हम पकड़े गए तो फिर क्या होगा? तो छोटा बेटा बोला, लेकिन मैं कांति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, उसने तो ऐलान कर दिया। तो रिक्शा वाला बोला, ठीक है तो रहो यहीं फटे हाल, एक भी पैसा मैं तुमको नहीं दूंगा, सारा हिस्सा तुम्हारे बड़े भाई को दे दूंगा। यहाँ इस शहर में किसी को भी पता चल गया तो समझो सब गया। छोटा बेटा बाप की यह बातें सुनकर सकते में पड़ गया, क्योंकि वह गरीबी की मार झेल चुका था और गरीबी से तंग आ चुका था। अब वह अमीर बनने का उसे मौका मिला था तो वह किसी सूरत में भी उसे छोड़ नहीं सकता था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को देखते हुए कहा, नहीं फिर छोड़ो, इसे पहले जाकर जो कहीं ठिकाना देखते हैं। वह अपने बड़े भाई से बोला, मैं इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चलो पहले कहीं चल के ठिकाना देखते हैं, फिर किसी दिन आकर उन्हें बिना कुछ बताए यहाँ से ले जाएंगे, कह देंगे कि कोई फैक्ट्री में हमारी नौकरी लग गई है। हाँ ये हुआ ना जबरदस्त बात। बड़ा बेटा बोल पड़ा, मतलब तुम दोनों फिर भी उन लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हो? रिक्शा वाला कहने लगा, तो अबे बेवकूफ़ों, तुम्हें वहाँ लड़कियों के ढेर मिल जाएंगे और औरतें मिल जाएंगी, वहाँ कहाँ इनके पीछे मर रहे हो? रिक्शा वाला अपने बेटों को जो उनकी बातें सुनकर समझा रहा था और अपनी पत्नी से बोला, देखा सुन लिया ना इनकी बात? छोटा बेटा बोला, माँ अब ये पिताजी भी नहीं माल लाने के लिए बोल रहे हैं, तो बताओ ये भी नहीं माल ले आएंगे हमारे लिए? और क्या बोलना है, ढेर सारी औरतें मिल जाएंगी इन्हें। पैसा देख के रिक्शे वाले ने घूर कर छोटे बेटे को देखा, फिर अपनी बीवी को छेड़ने के अंदाज में बोला, अगर तेरी माँ कहेगी तो एक जवान औरत ले आएंगे और अच्छा ही होगा, आ जाएगी तो तेरी अम्मा के हाथ पैर दबा देगी। तो रिक्शा वाले की पत्नी बोली, हाथ पैर दबाने के लिए मेरे बेटे हैं ना, बेटे बहू ले आएंगे। और जब के अपने पति से वह कहने लगी, जब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी तो हमसे लड़ लड़ के दारू पीने के लिए पैसे मांगते थे, और अब
तुम्हारा समय आ गया है तो तुम जवान औरतें खोजने निकल रहे हो, ला के तो दिखाओ, चुड़ैल के मुंह में अंगारे न झोंक दूं तो बोलना। दुख के समय में तो साथ रखा, जब सुख का समय आया तो दूसरी औरत, वारे बुढ़े। रिक्शा वाले की बीवी ने यह सब बातें यह सोचकर कही थी, अगर बुढ़े के मन में गलती से भी ऐसा कुछ विचार है तो वह संभल जाए। देखो, रिक्शा वाला कहने लगा, कैसे बात बदलता है और कहता है कि अपने बेटों से मुझे फंसा दिया ना। फिर बात बदलते हुए रिक्शा वाला अपने बेटे से कहने लगा कि ठीक है, जब तुम लोगों को इतनी खुजली हो रही है तो जब यहाँ से हम सब चले जाएं, उसके 4-5 महीने बाद आकर चुपके से तुम दोनों छोरियों को साथ ले जाना, लेकिन एक साथ में। और फिर उसने सबको अच्छे से समझाया कि क्या करना है। रिक्शा वाला एक ही साथ अपने पैसे निकाल कर ले जाने के खिलाफ था, क्योंकि कुछ कुछ समय के अंतराल में उसके बेटे थैले में भर भर कर पैसे ले जाते रहेंगे। भले ही 1-2 महीने का समय लग जाए, तब तक रिक्शा वाला यहीं रुकेगा और सारे पैसे जब वहाँ नए घर में पहुँच जाएंगे तो वह खुद भी पहुँच जाएगा। उसकी बीवी को पहले तो शक हुआ कि कहीं यह बेवड़ा हमें भगाकर कहीं दूसरा घर बसाने के चक्कर में तो नहीं है। उसकी पत्नी ने तुरंत रिक्शा वाले को चेतावनी दे दी कि देखो, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिक्शा वाले को बीवी की बात सुनकर गुस्सा तो खूब आया, लेकिन इन पैसों से अब उसे उदार और समझदार बना दिया था। उसने बेटों के सर पर हाथ रखकर कसम खाई और चूल्हे में मौजूद अग्निदेव को हाजिर नाजिर मानकर रिक्शे वाले ने कसम खाई, सारी देवी देवताओं के नाम लिए। तब जाकर उसकी बीवी को थोड़ा भरोसा हुआ और वे कहने लगे कि ठीक है, और दोनों बेटों के साथ उसकी पत्नी वहां से चली गई। दोनों बेटे और पत्नी दूसरे शहर में पहुंच गए। अलग पहचान के साथ नए शहर में बसना कोई मुश्किल काम नहीं था। जहां लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं पहचानते, वहां उनके बारे में कौन और क्या पूछता। रिक्शे वाले ने एक आदमी से संपर्क करके सारी बात पहले ही तय कर ली थी और अपनी मनगढ़ंत कहानी बता दी थी। उसके बीवी बेटों के लिए काम अब आसान हो गया था। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने आलीशान घर खरीद लिया और रहने लगे। दोनों बेटे धीरे धीरे करके 2 महीने में सारे रुपए निकाल कर नए घर में ले आए थे। और फिर आखिर में रिक्शा वाला भी पुराना झोपड़ त्याग कर बीवी बच्चों के पास पहुंच गया। कुछ ही दिनों में उनका पूरा घर कीमती चीजों से भर गया था। उसकी पत्नी महंगी साड़ियों और गहनों में लद गई थी। आईने में वह खुद को बार बार देखती रहती, लेकिन उसका जी नहीं भरता था। वह अपने भाग्य पर फूली नहीं समाती थी। जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, अब उसे वैसा सुख मिल रहा था। और उसे क्या चाहिए था। रिक्शा वाला अब अपने पुराने रंग में आ गया। पूरा 1 साल उसने इन पैसों के लिए दारू की एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतारी थी। इन पैसों के लिए तो उसने दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर ली थी। अब समय आ गया इंतजार के फल को खाने का। रिक्शा वाले ने 2-4 पेटी विदेशी शराब मंगा ली और दिन भर नशे में डूबा रहता था। अब उसे टोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि बीवी पकौड़े और नमकीन लाकर देती थी और खुद भी 2-4 घूंट लगा लेती थी। पूरा परिवार कुछ दिन नए शहर में घूमता रहा। खरीदारी होती रही, लेकिन कोई आखिर कितना सैर सपाटा करे, कितना सिनेमा देखेगा, क्या क्या खरीदेगा। आखिर में सुबह उठना, दारू पीना और फिर दिन भर दारू पीने का यही सिलसिला चलता रहता। रिक्शे वाले ने जितनी धैर्य और अक्लमंदी से 1 साल तक पैसों को दबा कर रखा था, उससे कहीं ज्यादा अधीरता अब उन कम अकलों को जो उसके नमूने थे उन्हें खर्च करने में दिखाई थी। उसे पकड़ाने का कोई भय नहीं था कि कोई हमें पकड़ सकता है। दिल खोल के वे पैसे उड़ा रहे थे, अपनी हसरतें पूरी कर रहे थे। जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, अब वो सब कर सकते थे। रिक्शा वाला अब कंकाल का ढांचा नहीं रहा था, वह सुअर की तरह फूल गया था। उसकी बीवी को भी बहुत चर्बी चढ़ गई थी, जैसे जवानी फिर से लौट आई हो। मियाँ बीवी अब बस जिंदगी के मजे लूटने में लगे रहे थे। 2 जवान बेटों का भी उन्हें ख्याल नहीं रहता था, मानो आदमी अमीर होते बेशर्म भी हो गया था। उसके दोनों बेटों का भी वही हाल था।
मौज मस्ती में ही उनका दिन गुजरता। दारू तो उनके लिए पानी की हो गया था। अब चरस गांजा भी उसके बेटे लेने लगे थे। महंगी कारें मोटर बाइक लेकर शहर की खाक छानते रहते। अब वे हर दारू के अड्डों की पार्टी की शान होते थे। शहर की तवाइफों में उनके खूब चर्चे होते थे। ऐसे दिल दरिया वाले ग्राहक कम ही आते हैं जो नोटों से उन्हें ढक दें, लेकिन वेश्याओं से कब तक काम चलाते। आखिर 5-6 महीने बीते होंगे कि उन्होंने पुराने शहर जाकर अपनी प्रेमिकाओं को झूठ सच बोलकर मनाया और वहां से लेकर आ गए। फिर उन्होंने उन दोनों से शादी कर ली। बड़ा बेटा चमेली के साथ अपने कमरे में घुसा रहता तो छोटा बेटा कांति के लिए शहर भर की सैर उसे कराता, जिसे कुछ काम धंधा नहीं था। उन्हें किस बात की चिंता थी। चमेली और कांति उनकी रहीसी देखकर हैरत में पड़ जाती थी। आखिर कौन सा खजाना उनके हाथ लग गया। जब सच्चाई पता चली तो दोनों हैरान रह गईं। अच्छा तो ये बात है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। खैर उन्हें क्या, जिंदगी आसान हो गई और इन दो भाइयों से शादी करके 4-5 महीने मस्ती में बीत गए। दौलत तो चुंबक की तरह है जिसकी तरफ लोग खिंचे चले आते हैं। पार्टियों और क्लबों में औरतें उन्हें घेरे रहती थी। रिक्शे वाले के दोनों बेटे इतने शयाने नहीं थे। वो खुद को चुंबक समझ रहे थे और चालाक औरतों के असली इरादे नहीं भांप सके थे। उन औरतों के पैरों में पड़कर अपनी बीवियों को वो भूल चुके थे। बीवियों को गाली गलौच लात घूंसा किसी भी हद तक वो मंजूर था हो करते थे, लेकिन पराई स्त्री से पति का संबंध किसी भी औरत को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होता। चमेली ने ऐतराज जताया तो उसके पति ने उसे गंवार और देहाती कहकर उसका मजाक उड़ाया। रईसों की यही तो पहचान होती है, उसका पति कहने लगा। शराब और शबाब पर दौलत उड़ाना, कांति ने भी अपने पति से कहा तो वो बेचारी पर जो 2-4 हाथ पड़ गए। रिक्शे वाले के छोटे बेटे ने यह बड़ा ही जो असहनीय उन दोनों को लग रहा था कि शादी करके उन्होंने जिस लड़की की जिंदगी संवार दी है, वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे कि दोनों की जिंदगी उन्होंने संवार दी, फिर भी ये हमसे जवान लड़ाती हैं। वहीं अब छोटी छोटी बातों के सवाल जवाब हमसे कर रही हैं। दोनों की औकात क्या है, इनको लाकर हमने रानी बना दिया। जब दोनों बहुओं ने अपने पतियों की शिकायत अपने सास ससुर से की तो रिक्शा वाला तो कभी होश में रहता ही नहीं था। उसने सुना तो कहने लगा, इन पैसों से मुझे जो ऐश करना था तो ये मेरे बेटे कर रहे हैं और मैं यहीं इस बुढ़िया के साथ मर रहा हूँ। यही दोनों का अच्छा है। मेरे बेटे मेरे पैसे पर ऐश कर रहे हैं, बीवी तो है ही, बाहर भी मौज हो रही है। रिक्शे वाले की पत्नी बेचारी कुछ नहीं बोली। उसने तो बस इतना कहा कि बहुओं से कि हम क्या बोलें, ये तुम लोगों की अपनी बात है, उन दोनों को तुम ही लोग समझाओ। अब तुम माँ बनने वाली हो और सब्र से काम लो। सास ससुर से निराश होकर चमेली और कांति को और कोई उपाय नहीं सूझा। दोनों ही पेट से थीं और पतियों के व्यवहार से दुखी थीं, तो उन्होंने वहां रहना अब नहीं था। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें हालात से समझौता कर लेना ही सही समझा। एक दिन की बात है, रिक्शे वाले के दोनों बेटे एक एक औरत लेकर घर पहुंचे। चमेली और कांति ने जो उन्हें घुड़की दी, रोना धोना किया, लेकिन दोनों नशे की हालत में थे। बीवियों का इस तरह जो उन्हें शोर मचाना अब अखर गया था। उस दिन उन्होंने जमकर अपनी अपनी बीवियों की धुनाई कर दी। फिर उन बाजारू औरतों के साथ लेकर अपने कमरों में घुस गए। अपनी उनकी जो बेटों की माँ थी, रिक्शा वाले की पत्नी, उनका खड़ी होकर तमाशा देखती रही। लेकिन उनकी बीवियों के लिए अब जो पानी सर से ऊपर जा चुका था। उन्होंने उसी क्षण अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपने पुराने शहर की ओर लौट पड़ी। उनकी सास ने उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं की, मगर चमेली और कांति अब कुछ नहीं सुनना चाहती थी। धन संपत्ति कमाने में जितनी मेहनत मशक्कत लगती है, उतना ही अगर खर्च करने में लगता तो कोई कंगाल नहीं होता। बड़े बड़े व्यापारी कभी खुद को दिवालिया घोषित नहीं करते, राजा रंक नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे उड़ाना चाहे तो दिन भर में करोड़ों उड़ा सकते हैं। खर्च के साथ कमाई भी हो तो दौलत थोड़ा बहुत सुरक्षित रहती है।
यहाँ तो आमदनी 0 और खर्चा रुपया था। करीब 1.5 साल के अंदर ही आधे से ज्यादा रकम जो खर्च हो गई थी। पूरा परिवार विदेशी और महंगी चीजों का इस्तेमाल कर रहा था। विदेशी शराब, विदेशी जूते, परफ्यूम, तरह तरह की चीजें उपयोग कर रहे थे। अमीर आदमी के दोस्त भी जल्दी बनते हैं और अमीर आदमी अपने दोस्तों को खैरात समझकर कुछ ना कुछ तोहफे भेंट करते ही रहते हैं। और रिक्शा वाले के दोनों बेटे तो अपनी अमीरी का डंका बजाते घूमते रहते थे। उनके भी 20 यार दोस्त बन गए थे जो उनके विशाल हृदय का भरपूर लाभ उठा रहे थे। दोनों बेटे खासकर औरतों पर बेशुमार दौलत लुटा रहे थे। बड़े ने तो कुछ युवतियों को नई कार खरीदकर तोहफे में भी दे दी थी। छोटा बेटा हीरे की अंगूठियां, सोने की घड़ी जैसी चीजें बख्शीश में देता, जुआ सट्टा भी खेलता। आखिर कितने दिन? रिक्शा वाला अब उधर चिंतित हुआ। बड़ी जल्दी उसके पैसे खर्च हो गए। आधे बोरे में से कम ही बचे थे। उसने निकाल कर गिनना चालू किया। कुल टोटल 27 लाख रुपए बचे थे। उसने कुछ राहत महसूस की। 27 लाख कम नहीं होते। उसने बेटों को बुलाया और अपने बेटों को समझाया कि बेटा, सब पैसे खर्च हो गए हैं, 27 लाख रुपए कुल बचे हैं, कोई काम धंधा चालू करने को सोचो। और अपने बेटों को समझाया, इसी तरह पैसे लुटाते रहे तो 2 महीने में फिर से हम कंगाल हो जाएंगे। 2-4 दिन तो इसी बात पर बहस चलती रही कि क्या धंधा करें, कुछ ऐसा करें कि समाज में इज्जत भी बची रहे, और यह नहीं कि छोटा मोटा धंधा लेकर बैठ गए तो हमारी जग में हंसाई होगी। कल तक जो आकाश में उड़ते फिरते थे आज धनिया बेच रहे हैं, लोग हमारे बारे में यही कहेंगे। आखिरकार शहर के महंगे मॉल में एक जगह भाड़े पर ली गई और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान खोल ली गई। करीब 23 लाख रुपए खर्च हो गए। सप्ताह भर में व्यापार चलने के लिए 2 नौकर भी रख लिए, जिनमें से जो मालिकों की लापरवाही और बुद्धिहीनता ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रही थी, उसका जो नौकर भरपूर लाभ उठा रहे थे। अब वो काम कम और आराम ज्यादा करते थे। ग्राहकों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे और उन्हें भगा देते थे। कौन उनसे बहस करे? यह दुकान की रोज की कमाई पर भी नौकर हाथ साफ करने लगे थे। नतीजा यह हुआ, दुकान घाटे पर चलने लगी। ये दोनों भाई सब कुछ नौकरों पर छोड़कर अपनी मौज मस्ती में डूबे रहते थे। 2-4 दिन में कभी दुकान की राह पकड़ते, 5 महीने में दुकान बंद करने की नौबत आ पड़ी। बड़ी मिन्नतों के बाद उसकी माँ ने अपने कुछ गहने गिरवी रखकर उन्हें धंधा चलाने के लिए पैसे दिए। सब कुछ खत्म हो रहा था। अब उन दोनों भाइयों को वे दोस्त और वे औरतें कहीं नजर नहीं आती थीं। शराब की लत ने बाप बेटों का खर्च बढ़ा दिया था। कितनी भी कोशिश करते, लेकिन दारू के बिना तो वो खुद को निर्जीव महसूस करते थे। दारू की घूंट अंदर जाते ही जैसे उनमें प्राणों का संचार हो जाता था। रिक्शा वाले की बीवी अब संभल गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। औरतें घर परिवार चलाने में माहिर होती हैं, बचत कर करके रखती हैं, लेकिन रिक्शे वाले की पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ले देकर सोने चांदी और हीरे के जेवर ही अब उसकी संपत्ति थी, जिस पर भी बाप बेटों का हाथ पड़ चुका था। वह पति और बेटों को खर्चे कम करने के लिए समझाती और उन्हें समझाती, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। पहले अपनी कारें बेची उन्होंने, फिर मोटर बाइक की बारी आई और कुछ दिन बाद यह हाल हो गया कि दुकान के कमरे का भाड़ा देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहे। उनके नौकरों ने सब कुछ चौपट कर दिया था। धंधा बंद करना पड़ा। अब सारे रुपए खत्म हो गए थे, लेकिन घर में सोने के गहने अभी खूब थे। वही बेच बेच कर उन्होंने अपनी रहीसी बरकरार रखी। चंद महीनों के अंदर सारे गहने भी उठ गए। उसी समय रिक्शा वाला बीमार पड़ गया। रिक्शा वाला शराब पी पी कर उसने अपने गुर्दे और कलेजा बेकार कर चुका था। किस्मत का खेल देखिए, अब उसके इलाज के लिए घर में पैसे नहीं थे। 2 महीने के सस्ते इलाज के बाद बेचारा रिक्शा वाला सरकारी अस्पताल में दम तोड़ गया। उसकी बीवी बेटों को कोसने लगी। बाप की मौत ने दोनों भाइयों की बुद्धि खोली। कहाँ थे और कहाँ आ गए। गनीमत इस बात की थी कि रिक्शा वाला तो अपनी जिंदगी
ऐशो आराम में बिता कर गया था और उसने अपनी जिंदगी ऐशो आराम में ही जो जी थी। भले ही मौत गरीबी वाली हुई थी, दोनों बेटों को अब अपनी पत्नियों की याद आने लगी और कह सोचने लगे, हे भगवान, हमारी पत्नी तो पेट से थी, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे अब तक, या पता नहीं कहीं उन्होंने गर्भपात ना करा लिया हो। किसी दूसरे मर्द के साथ भागने में औरतों को समय ही कितना लगता है। अगर ऐसा ही हुआ होगा तो दूसरा ठिकाना उन्हें मिल गया होगा। उन्हें रिक्शे वाले के बेटे अब पछतावा कर रहे थे। घर का खर्च, अब घर के खर्चे जो बचे कुचे कीमती चीजों को बेचकर होने लगे थे। अंत में वो भी सब खत्म हो गए। थक हार कर रिक्शा वाले के जो बेटे थे उन्होंने अपने आलीशान मकान को 10 लाख रुपए में बेच दिया। वो रकम लेकर एक सस्ते मकान में किराए पर रहने लगे। दोनों भाइयों ने तय कर लिया था कि 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए जाएं और बाकी पैसों से परचूने की दुकान खोल ली जाए। लेकिन उन दोनों ने रईसी जिंदगी का मजा उठाया था और बिना मेहनत के ऐशो आराम की जिंदगी जी थी। परचून की दुकान भी घाटे में चलने लगी। लोग उधार लेकर चंपत हो जाते थे। ऐसी हालत उनकी हो गई थी कि उन्हें बैंक में रखी 5 लाख रुपए पर भी अपने हाथ डालने पड़े। कुछ ही दिनों के बाद उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अर्श से वो फर्श तक आ गए और उन्हें अर्श से फर्श तक आने में 4-5 साल का समय लगा, इससे ज्यादा नहीं था। अतः ये दोनों बेटे अपनी माँ से मशवरा करने लगे कि माँ, क्यों ना हम पुराने शहर वापस लौट जाएं। फिर उसकी माँ ने कहा, ठीक है। फिर से वही गंदी कोठड़ी, नालियों की सड़ांध और बासी खाना, फिर से वही मजदूरी, फिर से वही जी तोड़ मेहनत। यह सब का ख्याल आते ही बुढ़िया रोने लगी, उन्हें ताने मारने लगी। इतना सारा पैसा उड़ा दिए जो पूरी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी था। मेरी तो मती ही मारी गई। हे भगवान, जबरदस्ती जो रिक्शा वाले के जो बेटे थे अपनी माँ को लेकर वापस अपने पुराने शहर आ गए। अपने पुराने झोपड़ी में जाकर देखा तो उनकी वह झोपड़ी खाली थी, किसी ने कब्जा नहीं किया था। भले ही वह जर्जर जरूर हो गई थी। वे चमेली और कांति के घर गए तो मालूम हुआ कि चमेली और कांति ने एक एक बेटे को जन्म दिया है। अपनी बीवियों से रिक्शा वाले के बेटे मिलकर जो मिले तो उन्हें कुछ उम्मीद हुई। अपनी पत्नियों से उन्होंने माफी मांगी। पत्नियां तो वैसे ही क्षमाशील होती हैं। उन्होंने अपने पतियों को माफ कर दिया। आज रिक्शा वाले के दोनों बेटे रिक्शा चला रहे हैं। जब वो अपनी कहानी अपने साथियों को सुनाते हैं तो उनके साथी उन पर हंसते हैं, उन्हें कहते हैं कि क्यों गप्पे हाँकते हो, और यह समझकर सब उनको मूर्ख समझते हैं। उनकी माँ तो धीरे धीरे पागल सी हो गई है। उनके पुराने घर में बना हुआ गड्ढा उनके जख्मों पर हर पल नमक छिड़कता रहता है। अमीरी की यादें अब मधुर नहीं रही बल्कि जहर सी उन्हें प्रतीत होती हैं। साल भर बाद जो उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया। ये दोनों भाई अब ज्यादातर समय विधायक के घर के पीछे चक्कर लगाते रहते हैं कि कहीं फिर से कोई किस्मत का खेल हो जाए। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है कि कैसे बिन कमाए पैसे का जो लालच कैसा होता है, कमाई की मेहनत क्या होती है, और बिना कमाए पैसों को खर्च करने और फिर वही बात साबित होती है कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लक्ष्मी माँ किस पर कब मेहरबान हो जाए कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, एक रिक्शा वाले की कहानी की देखा आपने, उसकी जिंदगी में कैसे पैसों की बहार आई और फिर कैसे दिन देखने पड़ गए। बिना मेहनत करे कहीं कुछ भी नहीं है। एक दिन तो जो पैसों का पहाड़ भी खत्म हो जाता है। इसलिए मेहनत जिंदगी में जरूरी है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।